स्टार्ट करते हैं। एक मैसेज ड्रॉप कर दे ग्रुप में कि स्टार्ट करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी सर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है अगर समझ में आ जाए, और अगर ना समझ में आए तो इससे मुश्किल कोई चीज़ ही कोई नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सबको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ठीक है। तो मैं जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उन पे टाइम लगाऊंगा। ये जो एक एक लाइन पढ़ने वाला सिस्टम है ना, वो नहीं होगा। वो आप लोग माशाल्लाह यू पीपल आर मेच्योर इनफ, मेरा काम है आप सबको समझा देना चीज़ें, और उसके बाद जो नीचे दोबारा से वही चीज़ें एमसीक्यूज की फॉर्म में, लाइनर की फॉर्म में है, तो वो आप लोग कर लेंगे। जो एडिशनल चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब गौर से सुननी है मेरी बात। जो पॉइंट है जी फर्स्ट, डेट इज टाइप ऑफ कोलेजन इन डर्मिस ऑफ स्किन। जो डर्मिस ऑफ स्किन है उसमें कोलेजन की टाइप कौन सी होती है? तो वो होती है जी टाइप 1। पहले ये टेबल को भूल जाए, इधर जरा देखें। टाइप 1 कोलेजन को देखें। ये जनाब एब्सोल्युटली 90% जो कोलेजन है वो टाइप 1 होती है। मोस्ट बेनिफिशियल है फॉर स्किन, नेल्स एंड हेयर। ठीक है, इसे एब्सोल्यूट कोलेजन भी कहते हैं। सही है, टाइप 1। अच्छा, अब व्हाट इज टाइप 2? टाइप 2 जो कोलेजन है ये इलास्टिक कार्टिलेज जिस तरह ईयर वगैरह, सही है, इसमें होती है और इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। जो टाइप 3 कोलेजन है वो इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स और मसल्स वगैरह में होती है। जो टाइप 4 कोलेजन है वो एग वाइट में होती है, और ये जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह बनाती है फॉर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द किडनीज। ठीक है। और जो टाइप 5 होती है जो इधर नहीं लिखी हुई, वो बेसिकली होती है जी कॉर्निया में, और वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है। सो ये कोलेजन के टाइप्स हैं। ये टाइप 1 देख लें, बोन और स्किन। जो टाइप 2 है वो कार्टिलेज में। जो टाइप 3 है वो कनेक्टिव टिश्यू में। जो टाइप 4 है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो टाइप 5 है वो हेयर और कॉर्निया, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये मैं चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। अब हमने करनी है चीज़ याद। अच्छा, मुझे सिंपल सी बात बताएं। अगर वन लेटर ONE 1, सारे जरा टाइप करें, वन वन वन। वन के साथ अगर बी लगा दें तो क्या बन जाएगा? वन के साथ अगर बी लगा दें तो क्या बनेगा? बोन। बोन। सही है। तो बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग चीज क्या होती है? बोन। हड्डी स्ट्रॉन्ग होती है ना, बोन स्ट्रॉन्ग होती है, हड्डी स्ट्रॉन्ग होती है। सो फ्रॉम हाई टू लो, यानी फ्रॉम हाई टू लो, या द हायर द नंबर यू गो द वीकर इट गोज। सही है, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना वीक होता जाएगा। सो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है ना वो एक नंबर, जिसे मैंने अभी कहा एब्सोल्यूट कोलाजन। मैंने क्या बोला? एब्सोल्यूट कोलाजन। जो सबसे एक नंबर है, जो एब्सोल्यूट है, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट इज टाइप 1, एक नंबर। उसके बाद 2 नंबर पे अगर आप 2 के साथ कार लगा दें तो वो कार्टुलेज बन जाएगा। आपकी रफी में भी ये लिखे हुए लेटर्स, ये देखें। सबसे पहले ये पढ़े आप। टाइप 1 बोन, टाइप 2 कार्टिलेज, जो टाइप 3 का इधर उसने नहीं लिखा हुआ, और 4 को फ्लोर से याद रखें। और फ्लोर क्या चीज होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज इधर इधर ही याद रखें। अब एक और चीज, इसको जरा साइड पे करके मेरी तरफ देखें जरा। जो, हाँ जी, ये अभी एक स्टूडेंट ने माशाल्लाह टाइप भी कर दिया है। जो 3 है, 3 है, 3 को अगर आप घुमा दें, उसको मिरर मिरर इमेज बना दें तो 3 क्या बन जाएगा? ई। सही है। 3 को अगर आप घुमा दें तो ये क्या बन जाएगा? ई। सही है। ये डॉक्टर आमना ने लिखा है, ये जरा पढ़ लें कि 3 को घुमाए तो वो ई बन जाता है। सो जो टाइप 3 है वो ई फॉर अर्ली वुंड हीलिंग। सो अर्ली वुंड हीलिंग में कौन सी होगी? टाइप 3। इन दिस वे यू विल नेवर फॉरगेट सर। इस तरह से आपको ये कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह।
जो टाइप 3 होता है वो अर्ली वुंड हीलिंग के लिए होता है, ठीक है। और ये किस किस चीज में होता है, ये वीकर है तो ये रेटिकुलर फाइबर्स, ग्रेनुलेशन टिश्यू, एम्ब्रियोनिक टिश्यू, यूट्रस, ब्लड वेसल्स वगैरह में होगा, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो एल्डोस में होती है। डन विथ 3। तो 3 में जो बात याद रखने वाली वो ग्रेनुलेशन टिश्यू और अर्ली वुंड हीलिंग ही है बस। अच्छा, फिर जनाब सर अर्ली वुंड हीलिंग तो टाइप 3 है, तो सर लेट वुंड हीलिंग या मैक्सिमम वुंड स्ट्रेंथ कौन देता है? तो भाई जो लेट आता है लेकिन मैक्सिमम वुंड स्ट्रेंथ देता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोलाजन होता है, और बोन और स्किन में भी वही होता है, ठीक है, और लिगामेंट्स में भी वही होता है, उसका नाम है टाइप 1 कोलाजन, ठीक है। ठीक है, पार्ट 1 पास करके टॉप करता है टाइप 1 कोलाजन मोस्ट अबंडेंट है, और ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में डिफेक्टिव होता है। अच्छा, जो टाइप 2 होता है वो कार्टिलेज में होता है, इंक्लूडिंग हाइलन कार्टिलेज, विट्रियस बॉडी एंड न्यूक्लियस पल्पोसिस। और जो टाइप 4 होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, और डिफेक्टिव होता है जी। ये एल्पर्ट सिंड्रोम में और टारगेटेड ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं गुड पास्चर में, ठीक है। क्लियर हो गई ये बातें? अच्छा, अब आ जाते हैं जी इसके एमसीक्यूज में। ये जिस तरह आप देख लें जी, कार्टिलेज 1 मोस्ट कॉमन, 3 को अगर आप वो कर दें, बी भी बना सकते हैं, बी भी बना सकते हैं कि ब्लड वेसल्स में भी 3 होता है, 3 को बी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स में भी होता है। चलो अब एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसमें ना अब मैं एमसीक्यूज वो पढ़ देता हूँ जो आपके ऊपर वाले पॉइंट्स क्लियर नहीं करते। इसमें जिस तरह एंजाइम इन टिश्यू रिमॉडलिंग कौन सा होता है तो टिश्यू रिमॉडलिंग के लिए एंजाइम कौन सा होता है, इसमें कुछ सीक्वेंस मुझे बताएगा? सर सॉरी, मेटालोप्रोटीनेज होता है, उसके बाद कोलेजिनेज होता है, उसके बाद इलास्टेज होता है। मेटालोप्रोटीनेज इज ग्रेटर देन इलास्टेज इज MC, सॉरी is greater कोलेजिनेज than इज ग्रेटर देन collagenase, is greater इलास्टेज। than elastase, ठीक है। सो एंजाइम जो होता है जो टिश्यू रिमॉडलिंग में हेल्प करता है वो मेटालोप्रोटीनेज होता है। मेटालोप्रोटीनेज इधर लिख लें प्लीज। सर ये वर्टिकल मेटालोप्रोटीनेज इज स्ट्राइएशन ग्रेटर देन और कोलेजनेज, लैमुलर इज ग्रेटर देन स्ट्राइएशन हमेशा इलास्टेज। नहीं भूल याद जाते रहता तो जो मॉडल होते हैं वो मॉडलिंग करते हैं एक मेटल के रैम्प पे, सही है, सही है। या फिर वॉक टूवर्ड्स मेडिकल कॉलेज एग्जाम, मेडिकल कॉलेज एग्जाम मतलब M फॉर मेटालोप्रोटीनेज, C फॉर कोलेजनेज और E फॉर इलास्टेज, ठीक हो गया, वट एवर यू लाइक, सर ये वर्टिकल जिस तरह से भी स्ट्राइएशन याद और रहता है इसको लैमुलर याद रखना है। स्ट्राइएशन वाला क्वेश्चन काइंडली बता दें। ये वन ऑफ द काबिल स्टूडेंट इज सेइंग सर यहाँ पे तो माइलोप्रोक्सीडेज लिखा है। देखें जी वहां पे ऑप्शन में ना तो मेटालोप्रोटीनेज होगा, ना कोलेजनेज होगा, ना इलास्टेज होगा, वो अलहदा से कोई स्टेम जो है वो आई होगी और वहां पे सूटेबल यही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो वी कांट रियली आइडेंटिफाई कि अच्छा जी ये किस तरह से एमसीक्यू आया था। मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि इन तीनों में से अगर जो हो पहले उसको प्रेफर करना है, अगर इन तीनों में से कोई भी ना हो फिर आप माइलोप्रोक्सीडेज को देख सकते हो, लेकिन माइलोप्रोक्सीडेज इज नॉट ए राइट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। चलो, वर्टिकल स्ट्राइएशंस जो होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, तो वर्टिकल जो होती है वो रेटिकुलर फाइबर्स में होती हैं, लैमेलर जो होती हैं वो कोलेजन फाइबर्स में होती हैं, सही है, ठीक है। वर्टिकल रेटिकुलर में और लेवलर जो है वो कोलेजन में, ठीक है। और कोलेजन एट्रोफी के साथ क्या चीज़ एसोसिएटेड होती है, तो वो होता है जी कोलेजनेज या स्टेरॉइड यूज, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स रेगुलरली अरेंज्ड इन रेटिकुलर फाइबर्स में होते हैं। बाकी सारे एमसीक्यूज आप लोग रीड कर सकते हैं, सारे जो है वो ऊपर वाला जो आपका टेबल है वो कवर करवा रहा है। फॉर एग्जांपल कोलेजन में फाइबर्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते, टाइप 1 कोलेजन स्किन में होता है, मोस्ट अबंडेंट टाइप 1 है, वुंड स्ट्रेंथ के लिए टाइप 1 है, मैक्सिमम वुंड स्ट्रेंथ टाइप 1 है, अर्ली वुंड हीलिंग टाइप 3 है, कोलेजन एट्रोफी ड्यू टू कोलेजनेज या स्टेरॉइड यूज, ये दोनों के साथ एमसीक्यू आता है। Which of the following intracellular substance helps in wound healing? Collagen. The distinctive arrangement of collagen fibers in skin is predominantly found in reticular fibers. Done. During wound healing, नीचे आ जाए जी,
ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा देखने की, ये कोलेजन है, ये इलास्टिक है, और ये आपका रेटिकुलर है। ये जो अभी फाइबर्स की हम देख रहे थे कि वर्टिकल स्ट्राइएशंस होती हैं, ये वर्टिकल स्ट्राइएशंस हैं, ये रेटिकुलर फाइबर्स में होती हैं, जबकि कोलेजन के अंदर जो होती हैं वो लैमेलर स्ट्राइएशंस होती हैं। ठीक है, चल अभी तक कोई चीज जो ना याद हुई हो, अभी तक हमने टाइप्स ऑफ कोलेजन ही किया। क्लियर है? चलो, ड्यूरिंग वुंड हीलिंग स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड बाय, तो वुंड हीलिंग में जो स्ट्रेंथ होता है वो प्रोवाइड कौन करता है? टाइप 1 कोलेजन, डेफिनेटली मैक्सिमम वुंड स्ट्रेंथ टाइप 1 ही देता है। टाइप 3 प्रेजेंट इन अर्ली वुंड हीलिंग while टाइप 1 इन लेट वुंड हीलिंग ऑलरेडी डन। टाइप 3 रिप्लेस्ड बाय टाइप 1 इन रीबॉन्डिंग फेज व्हिच इंक्रीजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग इन ऑल पीपल इज कॉन्ट्रैक्चर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग इन ब्लैक पीपल इज कीलॉइड। तो यार सिंपल सी बात याद रखनी है, कालों में कीलॉइड, जो काले लोग होते हैं ना, ब्लैक पीपल, उनमें वुंड हीलिंग की जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो कीलॉइड होती है, कालों में कीलॉइड। ठीक है, और जो कॉम्प्लिकेशन वुंड हीलिंग सारे लोगों में होती है वो कॉन्ट्रैक्चर होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओपन वुंड हीलिंग इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट। वुंड हीलिंग द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अचीव्ड इन, तो जिस तरह हमने अर्ली का 3 याद रखा था ना, तो उस तरह से मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी याद रखो कि वो 3 मंथ्स में होती है। ठीक है, जिस तरह अर्ली के लिए टाइप 3 याद रखा था ना, 3 मंथ्स में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अचीव होती है। मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ कोलेजन प्रोवाइडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ वुंड हीलिंग इज, तो वो टाइप 1 होता है, मैक्सिमम देता है। अ 20-year-old young sustains an injury to right calf, सही है, बाइकिंग ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लेसरेशन राइट लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लोअर लेग। ठीक है, दिस वुंड इज क्लोज्ड, ठीक है, उसका ये वुंड जो है वो क्लोज्ड हो गया। अब ये एमसीक्यूज में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, which of the following factor most likely to aid in not inhibiting wound healing in this patient? The presence of sutures during wound healing and collagen synthesis, the process which is promoted by ascorbic acid is, तो जो ascorbic acid है ना, विटामिन सी, वो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रो कोलेजन को करवाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रो कोलेजन। अच्छा, अगर ये डेफिशिएंट हो तो फिर क्या होगा? अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो फिर क्या होगा? कौन सी बीमारी हो सकती है ये अगर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रो कोलेजन ना हो? स्कर्वी, अमेजिंग, स्कर्वी होती है। सर्वी। ठीक है, मेजर फंक्शन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू वुंड हीलिंग इज बाय सेकेंडरी इंटेंशन इज, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड होता है। एंजियोजेनेसिस जो होता है वो कौन करवाता है? वो मेटालोप्रोटीनेज करवाता है। सो टिश्यू रिमॉडलिंग में कौन हेल्प करता है? मेटालोप्रोटीनेज। अच्छा, एंजियोजेनेसिस में कौन हेल्प करता है? मेटालोप्रोटीनेज। सो दोनों एमसीक्यूज याद रखने हैं, एंजियोजेनेसिस में, वुंड हीलिंग में मेटालोप्रोटीनेज, और रिमॉडलिंग में मेटालोप्रोटीनेज। इंक्रीज कोलेजन सिंथेसिस विच विटामिन इज रिक्वायर्ड, तो कोलेजन सिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए विटामिन सी होगा, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रो कोलेजन करवाता है। सही है, तो उसके अलावा जो प्रो और ली है, यानी विटामिन सी जो होता है वो हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है प्रो और ली की, यानी प्रोलीन और लाइसिन की। प्रो और ली, प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यूज, ये आप देख ले, प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यूज की। ठीक है, और दो क्यूट क्यूट पपीज वाले कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं? क्यूट, ल्यूसीन और लाइसिन, ल्यूसीन और लाइसिन। ठीक है, ल्यूसीन और लाइसिन। ठीक, रीजन फॉर पुअर वुंड हीलिंग एक लंबा सिनेरियो देके उसने पूछ लिया, तो उसमें डिक्रीज कोलेजन टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। अगर इधर विटामिन सी का डेफिशिएंसी दी हो तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से डिक्रीज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कोलेजन होगा, डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, अच्छा अब ना एक चीज उसने दे दी है कि आप 35-year-old black athlete presented with 3rd-degree burn most likely to develop। अब ब्लैक एथलीट में 3rd-degree burn की वजह से भी कालों में कीलॉइड ही होगा। ठीक है, कालों में कीलॉइड ही होगा। ठीक है, कौन कह रहा है कि क्या है जी? कौन कह रहा है कि ये अमीनो एसिड्स है?
हाँ जी, अमाइनो एसिड्स नहीं। अच्छा जी, कभी आप लोगों ने वेस्ट इंडीज का मैच देखा है? वेस्ट इंडीज का मैच देखा है ना? तो जो वेस्ट इंडीज की टीम वाले होते हैं, वो अक्सर औकात जो है वो जब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, तो वो अपनी जो है वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे होते हैं। सो याद रखना है कि जब भी वूंड मार्जिन से बाहर कोई चीज जाए, तो वो कालों वाला वेस्ट इंडीज टीम वाला कीलॉइड होगा। सो वूंड हीलिंग बियॉन्ड ओरिजिनल वूंड इज कीलॉइड, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ वूंड हीलिंग इन ब्लैक पीपल इज कीलॉइड। ठीक है, आप लोगों को कीलॉइड में दिखा भी देता हूँ। दिस इज कीलॉइड, फर्म रबरी लियन और शाइनी फाइब्रस नोड्यूल, ये कीलॉइड है। ये देखिए एक्सेसिव कोलेजन डिपॉजिट्स, ये हाइपरट्रॉफिड स्कार है। और ये कॉन्ट्रेक्चर स्कार देख लें, ये मतलब जिंदगी में कभी जो है वो आपके सामने मरीज आ ही जाता है और आपसे पूछ लेते हैं कि ये क्या है, तो ये कॉन्ट्रेक्चर है, ये कीलॉइड है, ये हाइपरट्रॉफाइड स्कार है। ठीक है। ये आप देख लें जी, कोलेजन सिंथेसिस। ठीक है, कि प्रोलीन प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलाइज जो होता है वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनाता है। सही है। और उसके बाद हाइड्रोक्सीलाइसिन से हाइड्रोक्सीलाइसिन बन जाती है, ग्लाइसिन से प्रो चेन्स बन जाती हैं, इनकी ग्लाइकोसाइलेशन होती है, फिर प्रो कोलेजन बनता है, फिर क्लीवेज ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है। ठीक है, फिर असेंबली होती है, फिर ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होती है, और इंट्रा और इंटर क्रॉस लिंक्स बनते हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये पूरी जो है ना कोलेजन की सिंथेसिस होती है। बट नो नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सर ठीक ये है, इन पिक्स सारी दोबारा चीज़ों से को कोई दिखा याद रखने दीजिए। का मतलब नहीं है, बस आप लोगों से डिस्कस कर लिया है कि अच्छा इस तरह से होता है। सो सर इजी। ठीक है, हम ये डिफरेंस कह रहे थे जी। A 30-year-old firefighter suffers excessive third-degree burn. The patient is at high risk of developing which of the following complications? तो कॉन्ट्रेक्चर होगा। सही है। उसके बाद आ जाता है जी लोकल फैक्टर कॉजिंग डिलेड वुंड हीलिंग। तो याद रखना है कि जो लोकल फैक्टर होगा वो इन्फेक्शन होगा, और जो सिस्टेमिक फैक्टर होगा वो कौन सा होगा? डायबिटीज। प्लीज आप लोगों ने क्या अपनी बातें शुरू की हुई है? आई रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को ये एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी तो मुझे कोई शौक नहीं है, मैं जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो पढ़ाता जाता हूँ। मैं रीड इसलिए कर रहा हूँ कि बाज लोग जो है वो ऐसे हैं कि वो बाद में पढ़ते ही नहीं है। तो चलो कम से कम इस बहाने ये पॉइंट सुन ले। वो पिक कौन सी दिखा दूं? पिक आपके एग्जाम में थोड़ी आनी है, पिक्चर नहीं आएगी एग्जाम में। वो तो मैंने वैसे मतलब बता दिया कि चलो अगर जिंदगी में कभी देखना हो, अब वो मैं बाद में भेज दूंगा। ये है जी कीलॉइड, ये कीलॉइड, ये जो सेंटर में ये कीलॉइड है। ठीक है, ये हाइपरट्रोफाइड स्कार है, और ये जी कॉन्ट्रेक्चर है। ठीक है, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, अब करें आगे। चल, लोकल फैक्टर, लोकल फैक्टर प्लीज आप क्लास में रहे सारे। लोकल फैक्टर जो डिलेड वुंड हीलिंग करवाता है वो कौन सा होता है? इन्फेक्शन। ठीक है, और जो सिस्टेमिक फैक्टर डिलेड वुंड हीलिंग करवाता है वो कौन सा होता है? डायबिटीज। डायबिटीज जो होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स ना, तो ये होगा। उसके बाद आगे जनाब नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट वुंड कॉन्ट्रैक्शन, तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं वुंड कॉन्ट्रैक्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन वुंड कॉन्ट्रैक्शन, तो मायोफाइब्रोब्लास्ट हेल्प्स। सो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि जो मायोफाइब्रोब्लास्ट है ये वुंड की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, और स्टेरॉइड जो होता है वो वुंड की कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। सही। और वुंड हीलिंग में कौन हेल्प करता है? वो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। ये बस एक 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 बार एमसीक्यूज आए हुए हैं, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अब वुंड हीलिंग को इम्पेयर करने वाली डिजीजेस कौन सी होती हैं? डायबिटीज, इन्फेक्शियस एजेंट्स, हाइपोथायराइडिज्म, एनीमिया, रीनल डिजीज, लीवर डिजीज, कोगुलोपैथीज, नियोप्लेशिया। तो ये सारी चीजें बेसिकली वुंड हीलिंग को अफेक्ट सर करती हैं। एक क्वेश्चन है, सॉरी टू ठीक है। इंटरप्ट। अच्छा, सर सर जी फिर आ जाता है जी हमारे पास 377 पॉइंट है जी, आर्टिकुलर सरफेस हैज विच कार्टिलेज। आर्टिकुलर डॉक्टर सरफेस के सलमान अंदर टाइप कौन सा कर दिया, कार्टिलेज हाथ होता है? मिटा रहे तो आर्टिकुलर सरफेस के अंदर हाइलन कार्टिलेज होता है। सीसामॉइड कार्टिलेज जो होता है वो लैरिंक्स, ट्रेकिया और ईयर में होगा। सो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज करें।
अनीमिया भी आ जाता है जी सिस्टेमिक में, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो वही होगा, डायबिटीज ही होगा। अच्छा, पहले इसकी पिक्चर्स वगैरह देख लें या पहले याद कर लें? मेरा ख्याल है पहले याद कर लेते हैं, पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद पिक्चर्स वगैरह देखने में मजा आएगा। चलो पहले इनको याद कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी याद हो जाएंगे, बहुत ही आसान है ये। टाइप्स ऑफ कोलेजन जिस तरह हमने याद किया ना, वैसे ही हम कार्टिलेज भी कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह टाइप्स ऑफ कोलेजन याद किए ना 1 और वाले, इस तरह कार्टिलेज की टाइप्स भी हो जाएंगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि कार्टिलेज जो होता है उसकी सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है ना, जिसमें फाइबर्स नजर आ रहे होते हैं, जिसमें फाइबर्स नजर आ रहे हो वो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। जिस तरह वो बंदा जिसके मसल्स नजर आ रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। उसी तरह जिसमें फाइबर्स विजिबल हो उसे कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो उसमें कोलेजन कौन सा होगा? टाइप 1, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है गामी पहलवान से, सही है। जो गामा पहलवान या गामी पहलवान नहीं था, गुजरावाला का बड़ा मशहूर पहलवान था गामी पहलवान, सही है। तो नहीं किसी ने देखा हुआ तो इसको गूगल कर लें। सो GAMI गामी, सही है। दैट गामी पहलवान वाज वेरी फेमस। ये वो कबड्डी वगैरह जो है जो होती थी और पहलवानी जो है कुश्ती वगैरह वो करता था। तो ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्गेस्ट यही होगा, ठीक है। आप लोगों ने कभी कबड्डी या कुश्ती देखी है? कभी कबड्डी या कुश्ती देखी है? जी सर देखिए। अच्छा, नहीं देखी ना, तो उन लोगों ने ना बेसिकली जो लंगोट पहने होते हैं, उन्होंने क्या पहने होते हैं? लंगोट पहने होते हैं। कबड्डी या कुश्ती करने वालों ने ना लंगोट पहने होते हैं। तो लंगोट जो पहने होते हैं वो एरिया कौन सा होता है? वो बेसिकली होता है यही हिप हिप के इर्द गिर्द, सही है। सो एसिटेबुलर लैब्रम और ग्लिनोइड लैब्रम, इस तरह से आप लोगों को गामी के जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं वो याद रहेंगे, ठीक है। ग्लिनोइड लैब्रम और एसिटेबुलर लैब्रम, और एम से, और इनके गोडे बड़े मजबूत होते हैं, तो एम से मेनिस्काई ऑफ नी भी याद रहेगा, और उनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी मजबूत होती है, सही है। सो जो कुश्ती करते हैं उनमें ये सारी चीजें मजबूत होती हैं। सो ना सिर्फ इस निमोनिक से आप लोगों को यही याद रहेगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप 1 कोलेजन वाला ये है, बल्कि ये भी याद रहेगा कि उसमें लंगोट पहनने से ग्लिनोइड लैब्रम, एसिटेबुलर लैब्रम, फिर उसके गोडे भी मजबूत होते हैं, मेनिस्काई ऑफ नी, और आई फॉर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। याद हो गया आसानी से, मतलब एक स्टोरी से हम लोगों ने याद कर लिया फाइब्रो कार्टिलेज को, ठीक है। अब जनाब जो दूसरे 2 कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलन कार्टिलेज, ये जो दोनों है, अब फोकस करें मेरे लफ्जों पे, ये जो दोनों है, इन दोनों में टाइप 2 कोलेजन होगी। ये जो दोनों बचे हैं इन दोनों में टाइप 2 कोलेजन होगी, सही है। पहले फाइब्रो कर लिया, बाकी दोनों जो बचे उनमें टाइप 2 कोलेजन होगी, ठीक है। तो फिर इनमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ना उसमें फाइबर्स विजिबल होते हैं, जबकि हाइलन कार्टिलेज जो होता है उसमें फाइबर्स विजिबल नहीं होते। सो ओनली डिफरेंशिएटिंग फीचर इज फाइबर्स विजिबल एंड फाइबर्स नॉट विजिबल, ठीक है। अच्छा, अब जनाब इलास्टिक कार्टिलेज जो होगा उसमें 3 E's याद रखनी है। ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब और एपिग्लॉटिस। ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब और एपिग्लॉटिस। और जो हाइलन कार्टिलेज है उसमें आप लोगों ने निमोनिक याद रखना है, ENT कार। तो इसमें सारे कार्टिलेजेस आ जाएंगे, ठीक है। एपिफिजियल कार्टिलेज ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन्स, नेजल कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, क्रीकॉइड कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, रेटिनोइड कार्टिलेज, रिब्स, जिन्हें कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। तो सारे कार्टिलेजेस ये वाले आ गए। अच्छा, अब जनाब इनको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये इलास्टिक कार्टिलेज है हिस्टोलॉजिकली, ठीक है। ये होता है ऑरिकल ऑफ एक्सटर्नल ईयर में, एपिग्लॉटिस में, ऑडिटरी ट्यूब में। ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर इलास्टिक, सबसे ऊपर इलास्टिसिटी होती है इन चीज़ों में, सही है। फिर आ जाता है हाइलन कार्टिलेज। हाइलन कार्टिलेज जो है वो रिब्स में, स्टर्नम में,
साइनोवियल जॉइंट्स में, लेरिंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, नेजल सेप्टम में, ये आप देख सकते हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री में होता है। ठीक है, फिर आ जाता है जी गामी पहलवान वाला, फाइब्रस कार्टिलेज से ये नी जॉइंट, प्यूबिक बोन्स ऑफ पेल्विस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है। क्लियर? ठीक है, फिर आगे ये वही डायग्राम, सारी चीज़ें वही नज़र आ रही हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जनाब एमसीक्यूज कर लेते हैं, आप जनाब एमसीक्यूज कर लेते हैं। I hope all of these things are clear till now. I hope all of these things are clear till now. मेरा ख्याल है कि अभी तक चीज़ें क्लियर हैं। गुड, सो जल्दी से एमसीक्यूज करते हैं। उसके बाद रिगार्डिंग हाइलन कार्टिलेज, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं लेकिन विजिबल नहीं होते। ये बात याद रखनी है कि होते ज़रूर हैं लेकिन विजिबल नहीं होते हाइलन कार्टिलेज में, और इलास्टिक कार्टिलेज में विजिबल होते हैं। बाकी दोनों में है टाइप 2 कोलेजन ही। ठीक है, क्या लैरिंग्स का क्लैरिफाई कर रहे हैं जी? लैरिंग्स का क्या क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं? नहीं जी, लैरिंग्स में तो हाइलन कार्टिलेज होगी ना, लैरिंग्स में इलास्टिक क्यों होगी? अच्छा, वो पिक में लिखा है। बहरहाल इसमें अगर पिक्चर में भी लिखा है तो जो मैं बता रहा हूँ आपने यही याद रखना है कि हाइलन कार्टिलेज, हाइलन सर ये कार्टिलेज। पॉइंट ठीक है, लिखा हुआ है ना सबसे पहले, सिजामॉइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ईयर। अच्छा, अबाउट फाइब्रो कार्टिलेज, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द डिस्क्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है जी, बुक में भी होगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि हाइलन कार्टिलेज कहाँ पे होता है। ठीक है, हाइलन कार्टिलेज और सीसामाइड कार्टिलेज दोनों ही लैरिंग्स में होते हैं। बाज दफ़ा वो हाइलन कार्टिलेज के साथ ऑप्शन में दे देता है, बाज दफ़ा वो सीसामाइड कार्टिलेज के साथ दे देता है। ये दोनों तरह से एमसीक्यू आता है, कोई इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। पैनिक ना इतनी जल्दी किया करो, रिलैक्स होके पढ़ा करो। जरूरी नहीं है कि यही चीज उसने पेपर में दे देनी है। फाइब्रो कार्टिलेज इज इन, हाँ देखा, if both present to prefer hyaline cartilage, if both present then prefer hyaline cartilage। ठीक है, अच्छा, फाइब्रो कार्टिलेज होता है इनसाइड द डिस्क ऑफ जॉइंट्स होता है। ठीक है, और फाइब्रो कार्टिलेज में अबंडेंट क्या होता है? कोलेजन होता है। अल्कोहलिक पेशेंट में ब्लीडिंग है बेस ऑफ एयर पे स्कैप में, और एग्जामिनेशन नॉन एलिंग मार्क्स ऑन बॉडी वायर प्रेजेंट विद सेल इज डिफेक्टिव, तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट डिफेक्टिव होता है। हाइलन कार्टिलेज लैरिंग्स में है, नीचे वही लिख दिया। सीसामाइड कार्टिलेज भी लैरिंग्स में है, दोनों लिख दिए। ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर कोलेजन होता है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो होती है वो उसमें अबंडेंस ऑफ कोलेजन फाइबर्स होता है। रिगार्डिंग कोलेजन फाइबर्स लाइटली स्टेन विद ईओसिन। कॉस्टल कार्टिलेज जो होती है उसमें क्या होता है? हाइलन होता है। लेमिना प्रोप्रिया वजाइना में क्या होता है? ये बहुत एमसीक्यू आता है। लेमिना प्रोप्रिया ऑफ वजाइना इज अबंडेंट इलास्टिक फाइबर्स। रिगार्डिंग साइनोवियल जॉइंट्स व्हिच इज करेक्ट, तो उसमें ऑलवेज कवर्ड बाय हाइलन मेम्ब्रेन। सिंडेस्मोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये जो सिंडेस्मोसिस है ये फाइब्रस जॉइंट की एग्जांपल है। ये देख लीजिए फ्यू सीसामाइड कार्टिलेजेस, ये सीसामाइड कार्टिलेज है ये, एज यू पीपल कैन सी दैट। ये नॉर्मल एयरवे में कार्टिलेज देख ले, ये सिंडेस्मोसिस है, ये सिंडेस्मोसिस है, फाइब्रस जॉइंट्स में होता है। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी एपिथेलियम्स। ठीक है, एपिथेलियम्स को एंड पे ना रख ले, एपिथेलियम्स को एंड पे रखते हैं। अभी अगला चैप्टर पूरा कंप्लीट करके एंड पे एपिथेलियम करते हैं, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा एपिथेलियम। यस सर।
एपिथेलियम को एंड पे रखें। अगला जो पॉइंट है वो 379 है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होती है वो स्वेट ग्लैंड की डक्ट्स में होती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम जो होती है वो डक्ट्स ऑफ लार्ज सैलिवरी ग्लैंड्स में होती है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है, मुझे ये बताएं कि जब पसीना आता है तो आप आइस क्यूब वाला पानी पीते हैं ना। जब पसीना आता है, जब स्वेटिंग होती है तो आइस क्यूब वाला पानी पीते हैं ना, वाटर क्यूब, आइस क्यूब। ठीक है, अच्छा, और जो सलाइवा वगैरह है वो नीचे, आपके सलाइवा के नीचे जो है वो किसके अंदर जा रहा है, ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, सलाइवा के नीचे नेक में कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स है। सही है। सो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम इज फॉर डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, और स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम फॉर डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ये याद रहेगा सिंपल इस बात से, इस ये जो सिंपल सा मैंने निमोनिक बताया। चलो गुड, बस ये बात याद रखनी थी, हो गई। 380 है जी। A medical student examining a slide under the microscope, but he is unable to differentiate the gallbladder different from the colon. The point which helping in differentiating the gallbladder from colon histologically will be। तो क्या होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर कोई सब म्यूकोजा नहीं होता। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, सब म्यूकोजा इन गॉल ब्लैडर। सिंपल ये बात अब याद रखनी है कि गॉल ब्लैडर के अंदर कोई सब म्यूकोजा नहीं होता। ठीक है, आगे जो है कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं वो कर लेते हैं। स्टूडेंट एग्जामिनिंग स्लाइडिंग अंडर माइक्रोस्कोप, mass of lymphoid tissue covered with simple cuboidal epithelium, pairs patches होगा। ठीक है, और lymphoid tissue covering stratified squamous epithelium। तो इसमें निमोनिक याद रखें, SSPT, सॉरी, SSPT पूरी तरह ठीक नहीं हुई। SSPT, अब SSPT से मतलब क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विद लिम्फोइड टिश्यू, तो वो होगा पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल। बस सिंपल सी बात, क्यूबाइडल होगा। सही है। सो SSPT मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विद पैलेटाइन टॉन्सिल। और क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होगा उसमें क्या होगा, पेयर्ड पैचेस। तो कप से भी याद रख सकते हैं, CU क्यूबाइडल और PP कप में पेयर्ड पैचेस, कप में पी लो, पेयर्ड पैचेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। सही है, कप दे दो SSP को, SSPT को कप दे दो। वो मेरे ख्याल से एक बड़ी वो फेमस भी हुआ था, आई गेस वो कोई SP कोई फीमेल थी, उसको अवार्ड दिया गया था, को कप शप दिया गया था, उसने किसी की जान बचाई थी फीमेल की। तो SSP को। अच्छा, a student observing a slide, tubular structure with thick vascular wall and pseudo stratified epithelium। तो मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर कौन सा होता है जिसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद थिक वेस्कुलर वॉल हो, तो वो होता है जी वॉस डिफरेंस। तो ये वॉस डिफरेंस का एक सिनेरियो आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मेडिकल स्टूडेंट एग्जामिनिंग स्लाइड शोइंग नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विद वेरी लेस वास्कुलर इलास्टिक लेमिना प्रोप्रिया मसल बट हैज नो मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड ग्लैंड्स। तो मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो ये जी वेजाइना होगा। ठीक है, जिसके अंदर वास्कुलर और इलास्टिक लेमिना प्रोप्रिया, मार्क कर लें इस लाइन को, वास्कुलर, वेरी वास्कुलर इलास्टिक लेमिना प्रोप्रिया, और मस्कुलर वॉल हो, मस्कुलरिस म्यूकोसा नहीं है, तो वो वेजाइना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इन सारी चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट थे। तो हमने वॉस डिफरेंस किया, तो ये वॉस डिफरेंस को ज़रा गौर से देखें, वॉस डिफरेंस को। ठीक है, और इसमें वॉस डिफरेंस के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, थिक वास्कुलर वॉल है, और सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। ठीक है, थिक वॉल्ड है, ये देख ले, थिक वॉल्ड मींस, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और
सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। तो ये हो गया, ये लिम्फ नोड हो गया, आगे जो है ये डक्ट्स हो गए स्वेट ग्लैंड्स की। आगे आ जाए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस डायग्राम को गौर से देखें, सारी बातें छोड़ें और इस डायग्राम को गौर से देखें। पॉइंट नंबर है जी 381, द एपिथेलियम ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबाइडल विदाउट गॉबलेट सेल्स। 382 है जी, प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंटेन्स एपिथेलियम, तो उसमें सिंपल कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। अब ले रहे हैं, अब होना चाहिए ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद क्या होगा, बाइफर्केशन होगी उसकी, उसके बाद क्या बनते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद क्या बनते हैं, ब्रोंक्यूल्स, एज यू पीपल कैन अप्रिशिएट इन डायग्राम। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या बनते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो आप लोग देखें कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। एक एमसीक्यू आता है कि गॉबलेट सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लारा सेल्स एट, गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय क्लारा सेल्स एट व्हाट, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे कोई भी गॉबलेट सेल्स नहीं होंगे, वहां पे क्लारा सेल्स होंगे, ठीक है, होंगे। अब इसको कैसे याद रखना है, आप लोग देखें कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे देखिए चीजें क्लियर हो गई है ना, क्लियर हो गई हैं, ठीक है, खूबसूरत हो गई हैं। सो क्लारा वाज अ गर्ल हु वाज वेरी ब्यूटीफुल, सही है। सो दिस सिस्टम बिकम्स अमेजिंग हेयर, ब्यूटीफुल हेयर। सो क्लारा सेल्स आ गए हैं, जो गोभी की तरह के सेल्स थे, गोल गोल मोटे मोटे सेल्स थे, गॉबलेट सेल्स, ठीक है, वो रिप्लेस हो गए, उनको खत्म कर दिया गया। सो ये एमसीक्यू आप लोगों ने बहुत अच्छे से ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर ऊपर आप देखें कि ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम है, ठीक है, सिंपल सिलिएटेड है। नीचे आ जाए, रेस्पिरेटरी के अंदर सिंपल क्यूबाइडल है, इसमें सिलिया नहीं है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है, ठीक है। एल्व्यूलर सैक्स के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, सैक्स है ना, थैलियां हैं, तो स्क्वेमस, स्क्वेमस शेप थैलियां बन जाती हैं, बोरियां बन जाती हैं, सैक्स बन जाते हैं, सही है। और एक एमसीक्यू आता है कि एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस, ये जो नजर आ रहे हैं कि एल्व्यूलर डस्ट सेल मैक्रोफेजेस इनको कहते हैं, क्योंकि कट्टा मिट्टी जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाता है ना, तो इसके लिए इनको कहते हैं एल्व्यूलर डस्ट सेल मैक्रोफेजेस, ठीक है। सो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स या प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या होती है, सिंपल सिलिएटेड कलमनर टू सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है उनमें क्या होती है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स उनमें क्या, एल्वेलाई, और एल्व्यूलर डक्ट्स और एल्वेलाई के अंदर क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एयर इंटरप्टेड। एल्व्यूलर डक्ट्स के अंदर क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है जी, ये यहां से पढ़ा रहा हूँ रफीउल्लाह से, ये वाली चीजें पढ़ाई हैं। क्या जी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के क्या कह रहे हैं कि सर ये कुछ एमसीक्यूज में टर्मिनल ब्रोंक्यूल भी रेस्पिरेटरी जोन में लिखा है, प्लीज क्लियर दिस पॉइंट। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को उसने रेस्पिरेटरी जोन, एमसीक्यूज में ही बुक्स में उसको उसने रेस्पिरेटरी जोन में लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज में, प्लीज बुक्स एज वेल। अच्छा, जब भी इस तरह की चीज हो ना कि बुक्स, या मेरे ख्याल से बुक्स आप कम लोग, आप कम ही देखते हैं, आप लोग वो देख लेते हैं, और क्या उसका नाम है, गूगल कर लेते हैं, ठीक है। गूगल करने की बजाय ना आप लोग, जो स्टैंडर्ड बुक है आप लोगों की, तरह फर्स्ट एड वगैरह है, तो वहां से आप देख सकते हैं इस तरह की चीज। तो फर्स्ट एड के अंदर ये जो डायग्राम है, ये जो ऊपर मैंने बताई है, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो कंडक्टिंग जोन के अंदर है, और जो
रेस्पिरेटरी जोन है उसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स शुरू हो जाते हैं। सो रेफरेंस जो है वो फर्स्ट एड है, ठीक है। ओके सर, आगे आ जाए। ओके जी, अच्छा। Very small lumen, 3 to 4 thick-walled muscular layers at adventitia and internal lamina describes which histology tubular structure। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा जिसमें 3 से 4 मस्कुलर लेयर्स होती हैं, ठीक है, और एडवेंटिशिया भी होता है और इंटरनल लैमिना डिस्क्राइब करता है हिस्टोलॉजी ऑफ विच स्ट्रक्चर, मस्कुलर आर्टरी। ये मस्कुलर आर्टरी है, ठीक है। अब जनाब अल्कोहलिक लीवर में क्या मिलता है? अल्कोहलिक लीवर में मेलरी बॉडीज मिलती हैं। यूट्रस में लार्ज टॉर्चस ग्लैंड्स हैं विद थिक मसल्स एंड इंक्रीज वास्कुलैरिटी। तो ये लेट सेक्रेटरी फेज होता है। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, ये पॉइंट्स ये रिलेटेड होते हैं ऊपर से कि मतलब अच्छा ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स उसने कोई पास पेपर्स में देखे हैं और वो उसने लिख दिए हैं। कोई इसका इधर तुक नहीं बन रहा है इन पॉइंट्स का। तो इन पॉइंट्स को जस्ट एक रीड दे लिया करो कि अच्छा इन केस अगर पेपर में आ जाए तो आप लोगों को पता हो, ठीक है। कोई ये नहीं है कि हर एक चीज की आप लोगों ने सेंस बनानी है कि अच्छा जी पता नहीं क्या है क्यों है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उस पर मैं एम्फसाइज भी कर दूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिक फाइबर्स आर अबंडेंट। पैराइटल सेल ऑफ स्टमक की हिस्टोलॉजी में क्या होता है? इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। हिस्टोलॉजी ऑफ थिन असेंडिंग लूप ऑफ एनले में क्या होता है? फ्लैट एपिथेलियम होती है। ऑटो रेडियोग्राफी हिस्टोलॉजी में टेक्निक कौन सी यूज होती है? रेडियो एक्टिव आयंस यूज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेजल पॉलिप हिस्टोलॉजी क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इओसिनोफिलिया होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इओसिनोफिलिया वाला, ठीक है। ठीक है, अच्छा। मोस्ट लाइकली प्राइमरी साइट फॉर मेटास्टेटिक लंग कैंसर विद हिस्टोलॉजी ऑफ शीट्स ऑफ क्लियर सेल्स, तो वो क्या होता है? रीनल क्लियर सेल्स जो होते हैं वो रीनल में होते हैं हमेशा। ट्यूमर ऑफ वर्मिस इन चाइल्ड, ट्रू रोजेट्स प्रेजेंट, तो ये कौन सा होगा? ये होगा मेडुलोब्लास्टोमा। होमर राइट रोजेट्स, ये ट्रू रोजेट्स जो होते हैं वो मेडुलोब्लास्टोमा में होते हैं, जबकि जो सूडो रोजेट्स होते हैं वो एपेंडेमोमा में होते हैं। वर्मेंटिन पॉजिटिव हो तो ये डायग्नोसिस क्या होगा? रेब्डोमायोसार्कोमा, ठीक है। मीजोथेलियम में फाइब्रस एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में तो ये क्या होगा? लंग्स होगा। हिस्टोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर विद लेस अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स, तो लेस अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो सर्विक्स में होते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट। एक बात याद रखनी है इसमें, नहीं इसमें नहीं आती वो, बट ठीक है। as you can see this stoma, this is medulloblaस्ट, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेडुलोब्लास्टोमा के अंदर होमर राइट रोजेट्स और ट्रू रोजेट्स है। ये मेडुलोब्लास्टोमा यहाँ पे होता है, ठीक है। ये मेजरी बॉडीज होती हैं हेपेटोसाइट्स में। बाकी ये किडनी का उसने बताया, उसको इतना वो करने की जरूरत नहीं है, इसको भी लीव कर दें। अच्छा, हाउ मैकुला डेंसा सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स। तो मैकुला डेंसा सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट कैसे होते हैं सराउंडिंग सेल से? तो मैकुला डेंसा सेल्स के अंदर जो होता है वो डीप बेसल लैमिना होता है, ठीक है। डिक्रीज डिलीवरी ऑफ सोडियम टू मैकुला डेंसा कॉजेज रिलीज ऑफ, तो उसमें क्या होता है? रेनिन की रिलीज होती है। रेनिन रिलीज के लिए स्टिमुलेंट क्या होता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ये वही रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की बातें हैं। मैकुला डेंसा के अंदर डीप बेसल लैमिना होता है। कंसंट्रेटेड यूरिन जो होती है वो डिक्रीज प्लाज्मा फ्लो टू मैकुला डेंसा की वजह से फॉर्म होती है। बाकी आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ एपिथेलियम पे। इस टेबल पे जरा गौर कर रहे हैं, इसमें भी आप लोगों ने मेन जरा डायग्राम ही देखनी है। हाँ जी, एपिथेलियम की जो टाइप्स हैं जरा गौर से देखें कि एपिथेलियम की टाइप्स जो होती हैं वो, एपिथेलियम होती है दो तरह की,
ठीक है, दो तरह की एपिथेलियम होती है, एक होती है जी सिंपल एपिथेलियम और एक होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम होती है उसके अंदर क्या होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, वन लेयर होती है। और जो स्ट्रेटिफाइड होती है उसके अंदर क्या होते हैं, टू और मोर सेल लेयर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का नाम सुना हुआ है? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी का नाम सुना हुआ है? सुना हुआ है, सब ने सुना हुआ होगा ना, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब बहुत ही मशहूर है। ठीक है, बहरहाल मैंने जब ये निमोनिक बनाया था तो उस वक्त मेरे तो जो भी कजन्स, हाँ टिकटॉक्स पे भी मशहूर है, मेरे तो जो भी कजन्स हैं, जो भी जानने वाले हैं, उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं यूसीपी में तो वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने तो उस चीज़ को सोच के जो है ना वो निमोनिक ये जेन में लेके आया था कि बेटा रॉट, रॉट का मतलब होता है ख़राब हो जाना, यूसीपी सिंगर। ठीक है, किसी का बेटा जो था वो ख़राब हो गया यूसीपी का सिंगर बन के। ठीक है, बेटा रॉट यूसीपी सिंगर। तो बेटा का मतलब क्या है, बी फॉर वुमेन्स कैप्सूल, ई फॉर एंडोथेलियम ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, टी फॉर थिन लूप ऑफ एल्ले और ए फॉर एल्वुलाई। सो बेटा हो गया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सारों को ये बात याद हो गई कि सिंपल स्क्वेमस जो होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लुब्रिकेशन, सक्रीशन या फैसिलिटेट करना मूवमेंट ऑफ विजरा को। सही है, ये ट्रांसपोर्ट वगैरह में हेल्प करती है। सही है, फैसिलिटेट करती है मूवमेंट को, लुब्रिकेशन और सक्रीशन। तो वो किस में होगी, वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है, एंडोथेलियम ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल्स। सही है, सक्रीशन लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, एल्वुलाई। सही है, सक्रीशन कहाँ होती है, बोमन्स कैप्सूल, थिन लूप ऑफ एल्ले। तो ये अगर आप लोगों को सिंपल स्क्वेमस का फंक्शन आता है ना, तो यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल ऑफ इट्स एग्जांपल्स। ठीक है, कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या होता है, वन लेयर ऑफ सेल्स होती है और इसका काम क्या होता है, लुब्रिकेशन, सक्रीशन और ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेस को। तो लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, एल्वुलाई वगैरह। सही है, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है, एंडोथेलियम ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सक्रीशन कहाँ पे होती है, वुमेन्स कैप्सूल और थिन लूप ऑफ एल्ले। तो बेटा निमोनिक याद हो गया सिंपल स्क्वेमस का। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस का बेटा निमोनिक याद हो गया, ठीक हो गया, गुड। इसमें एग्जांपल से पूछेंगे, मैंने फंक्शन इसलिए बताया है कि थोड़ा बहुत शायद आप लोगों को आइडिया हो जाए। अब जो सिंपल क्यूबाइडल होती है ना, क्यूबाइडल, सी से क्यूबाइडल, सी से कवरिंग, ये बेसिकली कवरिंग वगैरह में हेल्प करती है और बाकी इसमें भी सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन होते हैं। तो इसमें जो है आरओटी निमोनिक है, रीनल डीसीटी, ओवरी और थायराइड फोलिकल। रीनल डीसीटी, ओवरी और थायराइड फोलिकल। अगर उसने थायराइड फोलिकल का पूछा हो तो वो होगी सिंपल क्यूबाइडल। अगर एक्टिव थायराइड का पूछा हो तो वो होगी कलमनर। मैंने दो बातें बोली हैं, मैंने कहा अगर उसने सिंपल थायराइड फोलिकल का कहा है तो क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबाइडल। लेकिन अगर एक्टिव थायराइड का पूछा है तो एक्टिव थायराइड में वो कॉलम बन जाएगा, कलमनर। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। सर इसका निमोनिक बता दो दोबारा। ठीक है, अब जनाब ये देखिए कलमनर सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड, अब हम ये करने लगे हैं। ठीक है, कलमनर सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। ठीक है, तो जो सिलिएटेड है उसमें निमोनिक क्या है, सिलिएटेड का निमोनिक है यूसीपी, यू फॉर यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स, सी फॉर सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पी फॉर पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। मैंने क्या बोला, यू फॉर यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स, सी फॉर सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और पी फॉर पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। तो ये याद हो गए, सिंपल कलमनर सिलिएटेड, सिंपल कलमनर सिलिएटेड, सिंपल कलमनर सिलिएटेड, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स और पी फॉर पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। ये पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स जो है वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आपका, रफी में नहीं लिखा हुआ, तो लिख लें। ठीक है, और नॉन सिलिएटेड का निमोनिक क्या है, सिंगर, सिंगर। तो एस फॉर स्टमक,
I for intestine, N for non-ciliated, G for gallbladder, E for endocervix, afferent ductules, ejaculatory duct. सही है, E है, R से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा रॉट यूसीपी सिंगर, Bowman's capsule, endothelium of heart and blood vessels, thin loop of LA, alveoli, renal DCT, ovary, thyroid follicle, uterus, uterine tube, central canal of spinal cord, pulmonary bronchioles, stomach, intestine, gallbladder, endocervix, afferent ductules, ejaculatory duct. अच्छा ठीक है, तो I hope it is clear now. I hope it is clear now. अब सूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, जितना भी ये जो नेजल कैविटी नेजोफेरिंक्स वगैरह है ना, जो इसमें सिलिया जिसमें आ जाता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड इसमें आ जाएगा, और सिलिएटेड में नेजल कैविटी नेजोफेरिंक्स वगैरह, और जो नॉन सिलिएटेड है उसमें सीड निमोनिक से सेमिनल वेसिकल, एपिडिडमस, ठीक है, और डक्टस डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट नहीं आएगा, बाकी सारे सीड वाले आ जाएंगे नॉन सिलिएटेड में, और पेनाइल यूरेथ्रा भी, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे। क्लियर है ये बात? अच्छा सर एक दफा लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिए अब प्लीज। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है ना, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें सिंपल ये स्ट्रेटिफाइड स्केमस होती है, वो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को, जो क्यूबाइडल के लिए होती है, वो सिंपल ऑकुलर कंजक्टाइवा वगैरह में होगी, सही है, और जो ट्रांजिशनल है वो किसमें होगी, ब्लैडर में, मतलब जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें। मैंने क्या बोला, जो सिंपल एपिथेलियम है ना, उसकी मैं पिक्चर शेयर कर देता हूँ ग्रुप्स में, ठीक है, जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ मैं उसकी पिक्चर शेयर कर देता हूँ, जिस तरह मैंने निमोनिक बना के लिखा हुआ है मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये एसके पैथोलॉजी से बेसिकली मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो वो मैं पिक्चर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब स्ट्रेटिफाइड स्केमस में मैंने क्या बताया, स्ट्रेटिफाइड स्केमस जो है वो प्रिवेंट करेगा वाटर लॉस, तो ये क्रेटनाइज्ड भी हो सकता है, नॉन क्रेटनाइज्ड भी हो सकता है, यानी जितनी भी ड्राई, जिस तरह स्किन, जंजेवा, लिंगुअल, पैलाटाइन टॉन्सिल्स, लिबिया मेजोरा, एनएस वगैरह, तो ये क्रेटनाइज्ड होगा, और नॉन क्रेटनाइज्ड में मॉइस्ट, माउथ, ओरोफेरिंक्स, इसोफेगस, लैरिंक्स, कॉर्नियल एपिथेलियम, फीमेल यूरेथ्रा, वजाइना, ये सारी चीजें आएंगी। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल के अंदर ग्लैंड्स आ जाएंगे, स्वेट ग्लैंड्स, लेवरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, सिंपल ग्लैंड्स आएंगे। क्यूबाइडल के अंदर क्या आएंगे, ग्लैंड्स आएंगे, ठीक है। और क्लमनर के अंदर क्या आता है, ऑकुलर कंजक्टाइवा वगैरह आता है, ठीक। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर यूरिनरी ब्लैडर की चीज। डन सर। बाकी जो है आप लोगों ने इसके जो एमसीक्यूज हैं, जो लाइनें हैं रफ़ी की, वो आप लोगों ने खुद देख लेनी है, आगे जो एमसीक्यूज वगैरह हैं इसके, उसमें कोई ऐसा जो है ना मसला नहीं आएगा। सीड जो था, सीड नॉन सिलिएटेड के लिए आप सूडो के लिए मैंने सीड बताया ना, तो सीड में भी इजैकुलेटरी डक्ट के अलावा बाकी सीड पूरा इजैकुलेटरी डक्ट के अलावा, ठीक है। चले, आई होप 70 to 80% चीजें जो है वो रिवाइज होंगी, बाकी थोड़ा बहुत आप लोग इसे आधा घंटा भी देखेंगे ना तो हिस्टोलॉजी हो जाएगी, अब कोई मुश्किल चीजें नहीं रह गई, ठीक है। चले जी।